भाग 14 आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम। अध्याय 1। आदत रस्सी की तरह होती है। हम हर दिन इसका एक धागा बुनते हैं और अंत में ये इतनी मजबूत हो जाती है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। होरेस मान। श्रोताओं से यह अनुरोध किया गया था कि कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन वो जल्दी आएं। प्रतिष्ठित वक्ता, जिसका नाम उन्हें अब तक मालूम नहीं चला था, ने उनसे वादा किया था कि आज का भाषण पिछले सभी भाषणों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कई लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। श्रोताओं ने पिछले 7 दिनों में जो नोट्स लिए थे, उनके आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आज वक्ता किस विषय पर बोलेगा। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि आखिरकार वक्ता अमीरी की उस चाबी का रहस्य खोल देगा जिसका जिक्र वो पिछले 7 दिनों से कर रहा था। श्रोता धीरे धीरे चलते हुए हॉल में दाखिल हुए। कुछ तो इसलिए धीरे चल रहे थे क्योंकि इतनी सुबह वो ज्यादा उत्साह नहीं दिखाना चाहते थे। जब श्रोता कुर्सी पर बैठे तो उन्हें मंच पर एक रंगीन बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पर ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीर लगी थी। कई श्रोता सोचने लगे कि कहीं आज का सबक विज्ञान से संबंधित तो नहीं है। बहरहाल, वक्ता ने आकर जब बोलना शुरू किया तो उनके सारे सवाल दूर हो गए। आज मैं प्रकृति के सबसे बड़े नियम का विश्लेषण करूंगा। यह आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम है। संक्षेप में, आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का द लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्स नियम यह है कि प्रकृति सभी आदतों को स्थायी बना देती है ताकि एक बार आदत पड़ जाने के बाद वो अपने आप चलती रहें। यह ब्रह्मांड के बारे में भी उतना ही सच है जितना कि इंसान की आदतों के बारे में। व्यक्ति चाहे कहीं भी हो और कुछ भी हो, अपने विचार और काम करने की आदतों के कारण होता है। इस पूरी फिलॉसफी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति ऐसी आदतें डाल ले ताकि वो वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर अपनी मनचाही स्थिति तक पहुंच जाए, ताकि आज वो जो है उससे आगे बढ़कर व्यक्ति वो बन जाए जो वो जिंदगी में बनना चाहता है। सभी वैज्ञानिक और कई अन्य लोग ये सच्चाई अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी के सभी तत्वों के बीच आदर्श संतुलन बनाए रखती है। पूरा ब्रह्मांड अटूट नियमों पर चलता है। इस ब्रह्मांड की आदतें कभी नहीं बदलती हैं और इंसान उन्हें किसी तरह से नहीं बदल सकता है। ब्रह्मांड की 5 वास्तविकताएं ये हैं। पहला समय, दूसरा आकाश यानी स्पेस, तीसरा ऊर्जा, चौथा पदार्थ और 5वां बुद्धि। ये पांचों बाकी तत्वों को व्यवस्थित आकार देती हैं और उन्हें निश्चित आदतों पर आधारित तंत्र में बदल देती हैं। इन 5 मूलभूत तत्वों के माध्यम से प्रकृति हर चीज बनाती है, फिर चाहे वो रेत का कण हो या अंतरिक्ष में घूमने वाले बड़े सितारे हों। इनके माध्यम से प्रकृति हर मूर्त वस्तु बनाती है और उस अमूर्त वस्तु को भी बनाती है जिसकी मनुष्य कल्पना कर सकता है। सभी को इन 5 वास्तविकताओं का ज्ञान हो सकता है। बहरहाल, हर व्यक्ति इनके बारे में जानने का या तो समय नहीं निकालता है या इसे जानने की रुचि नहीं लेता है। लोग ये नहीं जानते हैं कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा ही प्रकृति परमाणुओं, सितारों और ग्रहों को आपस में बांधे रखती है। इसी के द्वारा ये निरंतर कार्य करती रहती है, चाहे ठंड हो या गर्मी, चाहे दिन हो या रात, चाहे सेहत खराब हो या अच्छी, चाहे जिंदगी हो या मौत। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के कारण ही सभी आदतें और मानवीय संबंध किसी न किसी हद तक स्थायी बने रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा व्यक्ति की इच्छाओं और लक्ष्यों से संबंधित विचार अपने भौतिक रूप में रूपांतरित होते हैं। ये सब सच है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान होता है। वो व्यक्ति खुशकिस्मत होता है जो ये जानता है कि इंसान तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके माध्यम से उससे ज्यादा बड़ी शक्तियां प्रकट हो रही हैं। इस पूरी फिलॉसफी का उद्देश्य ही यह है कि इंसान ये जान ले कि वो खुद को ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के सामंजस्य में कैसे ला सकता है
और यह भी कि इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हुए वो सफलता की तरफ कैसे बढ़ सकता है। यह ज्ञान व्यक्ति को आसानी से अमीरी की चाबी तक पहुंचा सकता है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकृति की नियंत्रक है, जिसके द्वारा बाकी सभी प्राकृतिक नियम तंत्रों के माध्यम से संयोजित, व्यवस्थित और क्रियान्वित होते हैं। इसीलिए इसे सबसे बड़ा प्राकृतिक नियम कहा गया है। हम जानते हैं कि सितारे और ग्रह इतनी सटीकता से चलते हैं कि खगोल शास्त्री उनकी भावी सटीक स्थिति और उनके आपसी संबंध की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साल में मौसम घड़ी जैसी समयबद्धता से आते हैं। हम जानते हैं कि बलूत यानी ओक के बीज से बलूत का पेड़ ही उगता है और ताड़ के बीज से ताड़ का पेड़ ही उगता है। बलूत के बीज से कभी गलती नहीं होती है और इससे कभी ताड़ का पेड़ पैदा नहीं होता है, ना ही ताड़ के बीज से बलूत का पेड़ पैदा होता है। हम जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज पैदा नहीं होती है जिसका कोई समरूपी पूर्वज पहले से ना हो। आग से धुआं निकलना जितना निश्चित है, उतनी ही निश्चितता से प्रकृति और व्यक्ति के विचारों के लक्ष्य से उन्हीं के तरह के फल उत्पन्न होते हैं। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा ही हर प्राणी अपने परिवेश के अनुरूप ढल जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सफलता अधिक सफलता को आकर्षित क्यों करती है और असफलता अधिक असफलता को आकर्षित क्यों करती है। यह सच्चाई इंसान बहुत पहले जान चुका है। बहरहाल बहुत कम लोग इसके कारण को समझ पाए हैं। सब जानते हैं कि असफल व्यक्ति सफल लोगों के करीबी संपर्क में आकर सफलता हासिल कर सकता है। जो लोग सफलता के संदर्भ में सोचते हैं और कार्य करते हैं, उनके करीबी संपर्क में आकर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, भले ही वो अतीत में कितनी ही बार असफल हो चुका हो। लेकिन हर व्यक्ति इसके पीछे छिपे कारण को नहीं जानता है। वो ये नहीं जानता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम सफल व्यक्ति की सफलता की चेतना को असफल व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। इस तरह सफल व्यक्ति के करीबी संपर्क में रहने से असफल व्यक्ति भी सफल हो सकता है। जब भी दो मस्तिष्क एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उससे एक तीसरा मस्तिष्क बनता है। यह तीसरा मस्तिष्क दोनों मस्तिष्कों में से अधिक सशक्त मस्तिष्क जैसा होता है। बेहद सफल लोग इस सच्चाई को जानते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि सफल व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद ही उन्होंने सफलता की तरफ कदम बढ़ाए। वो ये मानते हैं कि उनकी सफलता की यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति के करीबी संपर्क में आने से शुरू हुई जिसका सकारात्मक मानसिक नजरिया उन्होंने चेतन या अवचेतन रूप से ग्रहण कर लिया। शरीर की 5 इंद्रियों के माध्यम से आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति को न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। इसीलिए इसे ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग प्रकृति की अमूर्त शक्तियों को समझने की न तो कोशिश करते हैं, न ही उनकी इसमें कोई रुचि होती है। बहरहाल अमूर्त शक्तियां ही ब्रह्मांड की सच्ची शक्तियां हैं। अमूर्त शक्तियां ही हर मूर्त तथा ठोस चीज का असली आधार और स्रोत हैं। अगर आप आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति को समझ लेंगे तो आपको रॉल्फ वाल्डो इमर्सन के प्रतिफल वाले निबंध की व्याख्या करने में जरा भी मुश्किल नहीं आएगी। इसका कारण यह है कि इस निबंध में वो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम का ही जिक्र कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजते समय सर आइजैक न्यूटन भी इस नियम को पूरी तरह पहचानने के करीब आ गए थे। अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो वो उस नियम को प्रकट कर सकते थे जो हमारी छोटी सी पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थापित रखता है तथा इसे समय और स्थान यानी स्पेस दोनों दृष्टियों से बाकी सभी ग्रहों के सामंजस्य में रखता है। वो उस नियम को उजागर कर सकते थे जिसके द्वारा इंसान एक दूसरे से संबंध बनाता है। यही नहीं, वो उस नियम को भी उजागर कर सकते थे जिसके द्वारा व्यक्ति विचार की आदतों के माध्यम से खुद से जुड़ता है। आदत की शक्ति का वर्णन। आदत की शक्ति का अर्थ स्पष्ट है। यह ऐसी शक्ति है जो स्थापित आदतों के माध्यम से काम करती है। इंसान से कम बुद्धि वाले प्राणी
आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति से ही संचालित होकर सहज अनुभूति यानी इंस्टिंक्ट के माध्यम से अपना वंश चलाते हैं। सिर्फ इंसान को ही अपनी आदतें चुनने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ इंसान ही अपनी आदतों को अपने विचारों के अनुरूप ढाल सकता है और बदल सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंसान को सिर्फ विचारों पर ही पूरा नियंत्रण और अधिकार मिला है। अगर व्यक्ति डर, शंका, ईर्ष्या, लोभ और गरीबी की सीमाओं के बारे में सोचेगा तो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति उसके विचारों को उनके भौतिक रूप में बदल देगी। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति समृद्धि और प्रचुरता के बारे में सोचेगा तो यही नियम उसके विचारों को उनके भौतिक रूप में बदल देगा। इस तरीके से व्यक्ति अपने विचारों को आकार देने के अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को आश्चर्यजनक सीमा तक नियंत्रित कर सकता है। जब ये विचार निश्चित आदतों में ढल जाते हैं तो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेता है और उन आदतों को स्थायी बना देता है। इसके बाद वो आदतें तब तक स्थायी बनी रहती हैं जब तक कि दूसरे और ज्यादा प्रबल विचारों से उन्हें बदला ना जाए। अब हम एक गहरी सच्चाई पर विचार करते हैं। बड़ी सफलता ज्यादातर लोगों को सिर्फ तभी मिलती है जब वो किसी ऐसी त्रासदी या संकट की स्थिति से गुजरते हैं जो उनकी आत्मा को गहराई तक छू लेती है और उन्हें असफलता की कगार तक ले आती है। ये एक अविश्वसनीय बात है, लेकिन ये सच है और इसके पीछे एक कारण है। इस कारण को वो लोग आसानी से पहचान लेते हैं जो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम को समझते हैं। दरअसल जिंदगी की संकटकालीन परिस्थितियां और त्रासदियां असफलता की तरफ ले जाने वाली स्थापित आदतों को तोड़ देती हैं। इसीलिए असफलता के बाद इंसान नई और बेहतर आदतें डाल सकता है। यह हमें युद्ध के परिणामों में भी दिखता है। जब किसी देश या लोगों के बड़े समूह प्रकृति की दैवी योजना के सामंजस्य में नहीं होते हैं तो प्रकृति उन्हें अपनी आदतें छोड़ने के लिए मजबूर करती है। युद्ध, व्यावसायिक मंदी, महामारी या किसी अन्य विषम परिस्थिति के माध्यम से इन आदतों को बदला जाता है ताकि एक नई शुरुआत हो सके जो प्रकृति की आदर्श योजना के ज्यादा करीब हो। इस निष्कर्ष का उद्देश्य युद्ध को न्यायसंगत ठहराना नहीं है। इसका उद्देश्य तो मानव जाति को एक ऐसे नियम के अज्ञान का दोषी ठहराना है जिसे अगर सब लोग समझ लें तो युद्ध की जरूरत ही नहीं रहेगी। युद्ध मानव संबंधों में तालमेल के अभाव के कारण होते हैं। तालमेल का अभाव नकारात्मक विचारों के कारण होता है। ये नकारात्मक विचार तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं और फिर युद्ध हो जाता है। देश की भावना इसके नागरिकों की प्रबल वैचारिक आदतों का महायोग होती है। यही व्यक्तियों के बारे में भी सच है, क्योंकि व्यक्ति की भावना भी उसकी प्रबल वैचारिक आदतों से तय होती है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर किसी न किसी तरह से युद्ध करते रहते हैं। वो अपने ही परस्पर विरोधी विचारों और भावनाओं के खिलाफ जूझते रहते हैं या फिर अपने पारिवारिक, व्यावसायिक व सामाजिक संबंधों में किसी न किसी तरह का युद्ध लड़ते रहते हैं। इस सच्चाई को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि जो लोग स्वर्णिम नियम के हिसाब से जीते हैं उन्हें सच्ची शक्ति और बहुत से लाभ इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये महान नियम उन्हें युद्ध से बचाता है, दूसरों से भी और खुद से भी। इसे समझने के बाद आप निश्चित प्रमुख लक्ष्य के सच्चे उद्देश्य और लाभ भी समझ जाएंगे। आप ये जान लेंगे कि जब विचार की आदतों से ये लक्ष्य मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है तो फिर आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति इसकी बागडोर थाम लेती है और उपलब्ध व्यावहारिक साधनों का प्रयोग करते हुए इसका तार्किक परिणाम देती है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति ये नहीं सुझाती कि व्यक्ति कौन सा लक्ष्य बनाए या उसकी वैचारिक आदतें सकारात्मक हों या नकारात्मक। बहरहाल ये सभी वैचारिक आदतों को स्थायी बनाती है और कर्म की प्रेरणा देकर उन्हें भौतिक रूप में साकार करती है। सामूहिक विचार की शक्ति। आदत की शक्ति से सिर्फ व्यक्तियों की वैचारिक आदतें ही तय नहीं होती हैं, इससे सामूहिक वैचारिक आदतें भी तय होती हैं।
यहां भी प्रबल विचारों के हिसाब से परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी पूरी दुनिया अगले विश्व युद्ध की संभावनाओं के बारे में बातें कर रही थी, और यह सचमुच हो गया। इसी तरह से महामारियां भी नकारात्मक विचारों के प्रचार प्रसार के कारण फैलती हैं। जब किसी शहर का स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवाकर उन पर लाल अक्षरों में खसरे, डिप्थीरिया या किसी अन्य बीमारी से सावधान रहने की चेतावनी देता है, तो लोगों के मन में एक नकारात्मक विचार सामूहिक रूप से उत्पन्न होता है, और इस नकारात्मक विचार की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप वो महामारी निश्चित रूप से आ जाती है। यहां भी वही नियम लागू होता है। काल्पनिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में तब तक बोलता और सोचता रहता है जब तक कि ये उसकी आदत नहीं बन जाती है। फिर उसे वो बीमारी सचमुच हो जाती है। उसकी बीमारी आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति ने उत्पन्न की है। सच तो यह है कि अगर किसी विचार को मस्तिष्क में बार बार दोहराया जाए तो ये उपलब्ध व्यावहारिक साधनों का प्रयोग करके अपने भौतिक रूप में बदलने लगता है। ये बहुत दुखद है कि लोगों को इस बारे में कितना कम ज्ञान है। ये बहुत दुखद है कि अमेरिका जैसे महान देश के 75% से ज्यादा लोग जिंदगी भर गरीबी और अभावों के बीच जीते हैं। बहरहाल, आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के कार्य करने के नियम को समझने के बाद इसका कारण समझना कठिन नहीं है। गरीबी की चेतना यानी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का सीधा परिणाम है। गरीबी के संदर्भ में सोचने, गरीबी से डरने और गरीबी के बारे में बातें करने के कारण ही इंसान गरीब बनता है। सफल लोग गरीबी के संदर्भ में नहीं सोचते हैं। जिन चीजों को वो नहीं चाहते हैं उनके बारे में वो सोचते ही नहीं है। उनकी सफलता का शिक्षा या योग्यता से कोई संबंध नहीं है। कुछ सफल लोगों के पास उन लाखों लोगों से कम शिक्षा या योग्यता थी जो जिंदगी भर गरीबी में जीते हैं, जबकि उनमें से कईयों के पास तो कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां होती हैं। दुनिया कैंसर को लाइलाज बीमारी मानती है। यह मान्यता इतने लंबे समय से है कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति ने इसे वास्तविकता में बदल दिया है और कैंसर को लाइलाज बना दिया है। बहरहाल, अब समझदार वैज्ञानिक ऐसे सकारात्मक वैचारिक तंत्र स्थापित कर रहे हैं जिनसे इस बीमारी का इलाज खोजने में मदद मिलेगी। जब इस तरह का सकारात्मक सामूहिक चिंतन पूरे समाज में फैल जाएगा तो कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं रहेगी। ये उन बीमारियों में शामिल हो जाएगी जो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों ने उनके बारे में बोलना और सोचना छोड़ दिया है। अच्छी सेहत की चेतना का परिणाम है। यह अच्छी सेहत के बारे में लगातार सोचने से बनती है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति इसे स्थायी बनाती है। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो अपने अवचेतन मस्तिष्क को इसे उत्पन्न करने का आदेश दें। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति तत्काल उस आदेश का पालन करने लगेगी। अगर आप दौलत चाहते हैं तो अपने अवचेतन मस्तिष्क को दौलत उत्पन्न करने का आदेश दें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि दौलत की चेतना विकसित होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति कितनी जल्दी सुधरती है। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसकी चेतना जागृत करें। इसके बाद ही आपकी इच्छाएं साकार होती हैं। चेतना आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसे अपने विचारों को दोहराकर उत्पन्न करना होगा। आप चाहें तो चिंतन के माध्यम से भी यह काम कर सकते हैं और इस सृष्टि के रचयिता की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। एक महान दार्शनिक ने कहा था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गरीबी या बीमारी को स्वीकार करना आस्था के अभाव का सूचक है। हम आस्था के बारे में बोलते तो बहुत हैं, लेकिन अपने शब्दों के अनुरूप काम नहीं करते हैं। आस्था सिर्फ कार्यों के माध्यम से ही स्थायी बन सकती है। सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं है, क्योंकि जैसा एक महान दार्शनिक ने कहा था, कर्म के बिना आस्था निर्जीव है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकृति की रचना है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था और सामंजस्य बना रहता है,
जो अंतरिक्ष के सबसे बड़े सितारे से लेकर पदार्थ के सबसे छोटे कण तक दिखाई देता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो सबको मिल सकती है, चाहे वो कमजोर हो या शक्तिशाली, अमीर हो या गरीब, बीमार हो या स्वस्थ। ये सभी मानवीय समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का प्रमुख लक्ष्य लोगों की इस तरह मदद करना है ताकि आत्म अनुशासन का प्रयोग करके वो सकारात्मक वैचारिक आदतें डालें और आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा उन्हें स्थायी बनाकर सफल हों। 17 सिद्धांत किस तरह आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के अनुरूप हैं? आइए अब हम इन 17 सिद्धांतों की संक्षिप्त समीक्षा करें ताकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति से उनके संबंध पर विचार कर सकें। आइए देखें कि ये 17 सिद्धांत मिलकर वो चाबी कैसे बनाते हैं जिससे सभी समस्याओं के समाधान का दरवाजा खुल जाता है। यह विश्लेषण इस फिलॉसफी के पहले सिद्धांत से शुरू होता है। पहला, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत। इस सिद्धांत को सबसे पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मस्तिष्क को उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए तैयार करता है और इस तैयारी से व्यक्ति दूसरे सिद्धांत के लिए तैयार होता है। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। इसकी मदद से व्यक्ति 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत को व्यवस्थित दिशा देता है। इससे वो ये भी सुनिश्चित करता है कि वो प्रमुख लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ता रहे और उसे लगातार सकारात्मक परिणाम मिलते रहें। अगर व्यक्ति सिर्फ इन्हीं 2 सिद्धांतों का पालन कर ले तो वो सफलता की सीढ़ी पर बहुत ऊपर पहुंच सकता है। बहरहाल, जो लोग बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं उन्हें दूसरों की मदद की जरूरत भी होगी, जो तीसरे सिद्धांत पर अमल करने से मिलेगी। तीसरा, मास्टरमाइंड। इस सिद्धांत पर अमल करके व्यक्ति एक नई और बड़ी शक्ति का अनुभव करने लगता है जो उसे दूसरों से मिलती है। उसमें जो कमियां हैं या उसके मस्तिष्क की जो सीमाएं हैं उन्हें वो दूसरों के ज्ञान व अनुभव से दूर कर लेता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके व्यक्ति मानव जाति के सदियों से संग्रहित समूचे ज्ञान का लाभ उठा सकता है। लेकिन इस शक्ति का एहसास पूरी तरह तभी होता है जब व्यक्ति चौथे सिद्धांत से मार्गदर्शन लेने में निपुण हो जाता है। चौथा, आस्था का प्रयोग। यहां व्यक्ति असीम बुद्धिमत्ता की शक्तियों के सामंजस्य में आने की कोशिश करता है। यह तभी संभव होता है जब मस्तिष्क को इसके लिए तैयार कर लिया जाए। यहां पर व्यक्ति अपने सभी डर, चिंताओं और शंकाओं पर विजय पा लेता है क्योंकि वो शक्ति के स्रोत के साथ एक रूपता को पहचान लेता है और अपने मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। इन 4 सिद्धांतों को 4 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा गया है और यह सही भी है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। एक औसत व्यक्ति को सफलता की बुलंदी तक पहुंचने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, इन सिद्धांतों के माध्यम से उसे वो शक्ति हासिल हो सकती है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति में सफलता के लिए आवश्यक बाकी गुण हो, जैसे 5वें सिद्धांत का गुण। तो 5वां, सुखद व्यक्तित्व। सुखद व्यक्तित्व यानी प्लीजिंग पर्सनैलिटी से व्यक्ति इतना समर्थ बनता है कि वो खुद को और अपने विचारों को दूसरों को बेच सके। इसलिए ये गुण उन सब लोगों के लिए अनिवार्य है जो मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर सफल होना चाहते हैं। बहरहाल, पहले 4 सिद्धांत आपके व्यक्तित्व को सुखद बना देते हैं। ये 5 सिद्धांत मिलकर प्रबल शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यक्ति इतना सशक्त नहीं बन पाता है कि वो पराजय के खिलाफ अपनी विजय को सुनिश्चित कर सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को जिंदगी में पराजय का सामना कई बार करना पड़ता है। इसलिए इसे समझने और छठे सिद्धांत पर अमल करने की जरूरत होती है। छठा, पराजय से सीखने की आदत। गौर करें कि इस सिद्धांत में आदत शब्द है, जिसका मतलब यह है कि इसे आदत के रूप में स्वीकार करना चाहिए और पराजय की हर स्थिति में इस पर अमल करना चाहिए। जब भी व्यक्ति की योजना गड़बड़ा जाती है
और ऐसा कभी न कभी अवश्य होगा, तो इस सिद्धांत की बदौलत वो नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित होता है। अब तक बताए 6 सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यक्तिगत शक्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है। 6 सिद्धांतों पर अमल करने से व्यक्ति ये जान चुका है कि जिंदगी में वो कहां जा रहा है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे जिन लोगों की मदद की जरूरत है, उनका मित्रतापूर्ण सहयोग वो हासिल कर चुका है। उसने अपने व्यक्तित्व को सुखद बना लिया है ताकि उसे दूसरों का सहयोग हमेशा मिलता रहे। उसने आस्था के माध्यम से असीम बुद्धि के स्रोत का दोहन करने की कला सीख ली है और उसने पराजय की बाधाओं को विजय की सीढ़ियां बनाना भी सीख लिया है। बहरहाल, इन सब लाभों के बावजूद अपने प्रमुख लक्ष्य का पीछा करते समय वो कई बार ऐसे मोड़ पर आएगा जहां उसे 7वें सिद्धांत के लाभों की जरूरत होगी। 7वां, रचनात्मक भविष्य दृष्टि। यह सिद्धांत व्यक्ति को भविष्य की घटनाएं भांपने की शक्ति देता है। इसके द्वारा व्यक्ति अतीत का विश्लेषण करके भविष्य का अनुमान लगा सकता है। व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से अपनी आशाओं और लक्ष्यों तक पहुंचने की नई और बेहतर योजनाएं बना सकता है। और यहां पर शायद पहली बार व्यक्ति अपनी छठी इंद्रिय को खोज सकता है, जिससे लाभ उठाकर वो उस ज्ञान तक पहुंच सकता है जो उसे दूसरे स्रोतों से हासिल नहीं हो सकता। बहरहाल, इस लाभ के व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को 8वें सिद्धांत पर अमल करना होगा। 8वां, व्यक्तिगत पहल शक्ति। यह सिद्धांत कर्म को प्रेरित करता है और उसे निश्चित लक्ष्यों की तरफ बढ़ाता है। यह टाल मटोल, उदासीनता और आलस्य की विनाशकारी आदतों से व्यक्ति को बचाता है। यह सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी बात से पता चल जाता है कि ये अब तक बताए गए 7 सिद्धांतों की आदत डालने वाला है। व्यक्तिगत पहल शक्ति यानी पर्सनल इनिशिएटिव के इस्तेमाल के बिना किसी भी सिद्धांत का प्रयोग आदत नहीं बन सकता है। यह बात इस सिद्धांत को और भी महत्वपूर्ण बना देती है कि यही वो एकमात्र साधन है जिससे व्यक्ति अपने नियंत्रण में रह सकने वाली एकमात्र चीज यानी विचार की शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। विचार अपने आप व्यवस्थित या निर्देशित नहीं होते हैं। उन्हें मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहायता की जरूरत होती है, जो सिर्फ पहल शक्ति से ही मिल सकती है। लेकिन व्यक्तिगत पहल शक्ति कई बार गलत दिशा में भी जा सकती है, इसलिए इसे अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो 9वें सिद्धांत में मिल सकता है। 9वां, सटीक चिंतन। सटीक चिंतन यानी एक्यूरेट थिंकिंग न सिर्फ व्यक्ति की पहल शक्ति को गलत दिशा में भटकने से बचाता है, बल्कि गलत निर्णयों, अटकलों और निर्णयों की जल्दबाजी से भी बचाता है। यह अपनी अविश्वसनीय भावनाओं के प्रभाव से भी बचाता है। यह आमतौर पर तर्क की उस शक्ति से मिलता है जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। इन 9 सिद्धांतों में निपुण व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन उसकी यह शक्ति खतरनाक भी हो सकती है और होती भी है जब तक 10वें सिद्धांत के प्रयोग द्वारा इसे नियंत्रित न किया जाए या दिशा न दी जाए। तो 10वां, आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन मांगने से नहीं मिलता है, न ही इसे तत्काल हासिल किया जा सकता है। यह तो सावधानी से डाली गई आदतों का परिणाम होता है और कई मामलों में तो इसके लिए कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है। इस बिंदु पर इच्छा शक्ति सक्रिय हो जाती है, क्योंकि आत्म अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति से ही आता है। बहुत से लोगों ने अब तक बताए 9 सिद्धांतों पर अमल करके महान शक्ति तो हासिल कर ली, लेकिन आत्म अनुशासन की कमी के कारण वो पराजित हो गए या उन्होंने दूसरों को पराजित करवा दिया। जब इस सिद्धांत को आत्मसात कर लिया जाता है और इस पर अमल कर लिया जाता है, तो व्यक्ति को अपने सबसे बड़े शत्रु यानी स्वयं पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। आत्म अनुशासन 11वें सिद्धांत के प्रयोग से शुरू होना चाहिए। 11वां, एकाग्र प्रयास।
एकाग्रता की शक्ति भी इच्छा का नतीजा है। ये आत्म अनुशासन से इतनी गहराई से जुड़ी है कि दोनों को इस फिलॉसफी के जुड़वां भाई कहा जाता है। एकाग्रता ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाती है और मस्तिष्क को निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। इसी के बाद अवचेतन मस्तिष्क आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के माध्यम से विचार को साकार करता है। यह कल्पनाशीलता के कैमरे की आंख है जिसके द्वारा लक्ष्यों और उद्देश्यों की विस्तृत रूपरेखा अवचेतन मस्तिष्क में रिकॉर्ड होती है। यही वजह है कि प्रयास की एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंडेवर के बिना काम नहीं चल सकता है। अब आप फिर देखेंगे कि इन 11 सिद्धांतों के प्रयोग से व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन यह भी जिंदगी की हर परिस्थिति के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ऐसे समय भी आते हैं जब इंसान को लोगों के मित्रतापूर्ण सहयोग की जरूरत होती है, जैसे व्यापार में ग्राहकों का सहयोग या राजनीति में मतदाताओं का सहयोग। यह मित्रतापूर्ण सहयोग 12वें सिद्धांत पर अमल करके पाया जा सकता है। 12वां, सहयोग। सहयोग और मास्टरमाइंड सिद्धांत में अंतर है। सहयोग के लिए दूसरों के साथ निश्चित गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई निश्चित लक्ष्य पाने के लिए 2 या 2 से अधिक मस्तिष्कों के पूर्ण सामंजस्य की जरूरत भी नहीं होती है। दूसरों के सहयोग के बिना व्यक्ति बहुत ऊंची सफलता हासिल नहीं कर सकता। सहयोग से ही व्यक्ति दूसरों के मस्तिष्क में ज्यादा जगह बनाता है, जिसे कई बार सद्भावना यानी गुडविल का नाम दिया जाता है। मित्रतापूर्ण सहयोग ग्राहकों को बार बार एक ही दुकान में खींच लाता है। इसलिए हर सफल व्यक्ति इस सिद्धांत पर अमल करता है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो। 13वें सिद्धांत पर अमल करने से दूसरों का सहयोग ज्यादा आसानी से मिल जाता है। 13वां, उत्साह। उत्साह मस्तिष्क की संक्रामक अवस्था है। उत्साह दूसरों का सहयोग दिलाने में मदद करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्साह व्यक्ति को उसकी कल्पना शक्ति का दोहन और प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उत्साह व्यक्तिगत पहल शक्ति को भी कर्म के लिए प्रेरित करता है और प्रयासों की एकाग्रता की आदत की तरफ ले जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सुखद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करने में उत्साह अहम भूमिका निभाता है। इन सब लाभों के अतिरिक्त उत्साहपूर्ण शब्दों में शक्ति होती है और लोग उन पर विश्वास करते हैं। उत्साह लक्ष्य से मिलता है, लेकिन 14वें सिद्धांत की मदद के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। 14वां, सेहत की आदत। अच्छी शारीरिक सेहत मस्तिष्क के कार्य करने के लिए उचित निवास प्रदान करती है। इसलिए यह स्थायी सफलता के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखें, सफलता का मतलब यह है कि इसमें सभी आवश्यक सुख शामिल हों। एक बार फिर आदत शब्द महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत सेहत की चेतना से होती है, जिसे सिर्फ जीने की सही आदतों और आत्म अनुशासन द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अच्छी सेहत उत्साह का आधार है और उत्साह अच्छी सेहत को प्रोत्साहित करता है। इसलिए ये दोनों मुर्गी और अंडे की तरह हैं। कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि मुर्गी पहले आई या अंडा, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि दोनों ही एक दूसरे के उत्पादन के लिए अनिवार्य हैं। सेहत और उत्साह भी इसी तरह हैं। दोनों ही मानवीय प्रगति और सुख के लिए अवश्यंभावी हैं। अब आप सूची बनाकर उस शक्ति के लाभ गिने जिसे व्यक्ति इन 14 सिद्धांतों पर अमल करके हासिल कर चुका है। उसे कल्पनातीत लाभ होते हैं। बहरहाल, ये सब सिद्धांत भी उसे असफलता से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हमें 15वें सिद्धांत को शामिल करना होगा, और 15वां है समय और धन का बजट बनाना। समय और धन बचाने के नाम से ही लोगों को सिरदर्द होने लगता है। लगभग हर व्यक्ति समय और धन दोनों को दिल खोल कर खर्च करना चाहता है। कोई भी इनका बजट बनाना या इन्हें बचाना नहीं चाहता है। बहरहाल, शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता जो इंसान की 2 बड़ी इच्छाएं हैं,
बजट के कठोर आत्म अनुशासन के बिना कभी स्थायी वास्तविकताएं नहीं बन सकती हैं। इसीलिए यह सिद्धांत व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम व्यक्तिगत शक्ति हासिल करने के सबसे ऊंचे पायदान के पास पहुंच रहे हैं। हमने ये जान लिया है कि शक्ति के स्रोत क्या हैं, उनका दोहन कैसे किया जाता है और अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हम ये भी जान चुके हैं कि यह शक्ति इतनी प्रबल है कि इसके सामने कोई भी बाधा नहीं टिक सकती है। बहरहाल, इस शक्ति के गलत इस्तेमाल से व्यक्ति खुद का और दूसरों का विनाश कर सकता है। व्यक्ति शक्ति का सही प्रयोग करे, यह सुनिश्चित करने के लिए 16वें सिद्धांत को जोड़ना जरूरी है। 16वां, स्वर्णिम नियम पर अमल। यहां अमल शब्द पर जोर दिया गया है। स्वर्णिम नियम यानी गोल्डन रूल की शक्ति में विश्वास करना ही काफी नहीं है। इससे स्थायी लाभ पाने और व्यक्तिगत शक्ति के प्रयोग में सुरक्षित मार्गदर्शन पाने के लिए इसकी आदत डालना भी जरूरी है। हालांकि यह बड़ा काम लग सकता है, लेकिन मानवीय संबंध के इस गहन नियम पर अमल करने के लाभ इतने ज्यादा हैं कि इसे आदत बनाना बहुत जरूरी है। इस नियम के अनुरूप न जीने के नुकसान इतने ज्यादा हैं कि उनका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हम व्यक्तिगत शक्ति के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। हमने इसके दुरुपयोग की आशंका को भी खत्म कर दिया है। अब हमें सिर्फ इस शक्ति को स्थायी बनाने के साधन की जरूरत है, ताकि ये शक्ति जिंदगी भर हमारे काम आ सके। इसलिए हम इस फिलॉसफी के अंत में उस एकमात्र सिद्धांत को रखते हैं जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। ये 17वां सिद्धांत है, जो इस फिलॉसफी का अंतिम सिद्धांत भी है। 17वां, आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति। इस शक्ति द्वारा सभी आदतें तय होती हैं और स्थायी बनती हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, यह इस पूरी फिलॉसफी को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है, क्योंकि यही अब तक बताए गए 16 सिद्धांतों को नियंत्रित करता है। यही सिद्धांत ब्रह्मांड के सभी प्राकृतिक नियमों को भी नियंत्रित करता है। इसी सिद्धांत की बदौलत व्यक्ति शुरुआती 16 सिद्धांतों पर अमल करने की आदत को स्थायी बनाता है। इसलिए इस सिद्धांत की बदौलत ही व्यक्ति का मस्तिष्क दौलत की चेतना के लिए तैयार होता है, जो सफलता पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 पूर्ववर्ती सिद्धांतों को समझने भर से ही व्यक्ति को शक्ति नहीं मिल जाती है। इसके लिए उसे उन सिद्धांतों पर न सिर्फ अमल करना होगा, बल्कि इसकी स्थायी आदत भी डालनी होगी। और ऐसा सिर्फ आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम से हो सकता है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति जीवन की महान नदी की तरह है, जिसका जिक्र पहले भी कई बार किया जा चुका है। ऊर्जा के सभी रूपों की तरह इसका प्रयोग भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से किया जा सकता है। नकारात्मक प्रयोग को सम्मोहक लय यानी हिप्नोटिक रिदम कहा जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर सम्मोहक प्रभाव डालती है। हर व्यक्ति पर इसका किसी न किसी तरह प्रभाव पड़ता है। यह नकारात्मक प्रयोग ही वो एकमात्र कारण है जिससे गरीबी की चेतना आदत बन जाती है। ये डर, ईर्ष्या, लोभ, प्रतिशोध और कुछ दिए बिना कुछ पाने की इच्छा की आदतों का निर्माण करती है। ये निराशा और उदासीनता की आदतों को बनाती है, और इसके कारण व्यक्ति खुद को काल्पनिक बीमारियों का शिकार समझने यानी हाइपोकॉन्ड्रिया की आदत भी डाल लेता है, जिसकी वजह से लाखों लोग जिंदगी भर उन काल्पनिक बीमारियों का कष्ट भोगते हैं जो दरअसल उन्हें होती ही नहीं है। ये असफलता की चेतना भी उत्पन्न करती है, जो लाखों करोड़ों लोगों के आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। संक्षेप में, इसी के कारण सभी नकारात्मक आदतें पैदा होती हैं, चाहे उनकी प्रकृति या प्रभाव कुछ भी हो। इस तरह यह जिंदगी की महान नदी का असफलता वाला किनारा है। नदी का सकारात्मक किनारा यानी सफलता वाला हिस्सा
सभी रचनात्मक आदतें डालता है, जैसे निश्चित लक्ष्य की आदत, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत, मानवीय संबंधों में स्वर्णिम नियम के प्रयोग की आदत और बाकी सभी ऐसी आदतें जिनका विकास और प्रयोग करके व्यक्ति इस फिलॉसफी के पहले 16 सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है। आदत का परीक्षण। अब हम आदत यानी हैबिट शब्द को परखते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी में इस शब्द की कई परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से एक ये है: व्यवहार का वो रूप जिसे बार बार दोहराने या निरंतर शारीरिक प्रयोग से हासिल किया जाता है, जो नियमित रूप से या प्रदर्शन की बेहतर क्षमता में प्रकट होता है। वेबस्टर की परिभाषा इसके अलावा भी कई परिभाषाएं देती है। बहरहाल, कोई भी परिभाषा उस नियम का सटीक वर्णन नहीं कर पाती है जिससे सभी आदतें तय होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कारण सिर्फ यह है कि इस डिक्शनरी के संपादकों को आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का ज्ञान नहीं था। लेकिन वेबस्टर की परिभाषा में हमें एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है: दोहराना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस माध्यम का वर्णन करता है जिसके द्वारा कोई आदत शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर, निश्चित लक्ष्य की आदत तभी पड़ती है जब उस लक्ष्य के विचार को बार बार दोहराया जाए। इसके लिए उस विचार को बार बार कल्पना शक्ति तक पहुंचाना होता है ताकि इसके पूर्ण होने की प्रबल इच्छा जाग जाए। फिर कल्पना शक्ति आस्था की आदत का प्रयोग करके इस इच्छा को साकार करने की व्यावहारिक योजना बनाती है। यह काम इतनी गहनता से होता है कि भले ही व्यक्ति को उसकी मनचाही चीज हासिल नहीं होती है, लेकिन वो खुद को उसका स्वामी समझने लगता है। स्वेच्छा से सकारात्मक आदतों का निर्माण करने के लिए आत्म अनुशासन, लगन, इच्छा शक्ति और आस्था के प्रयोग की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति ने उस फिलॉसफी के शुरुआती 16 सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है, वो ये काम कर सकता है। स्वेच्छा से आदत डालना आत्म अनुशासन का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप है। निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए डाली गई सभी स्वैच्छिक सकारात्मक आदतें इच्छा शक्ति के मार्गदर्शन का परिणाम होती हैं। वो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति पर नहीं, बल्कि व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। उन्हें विचारों और कार्यों के दोहराव द्वारा तब तक मस्तिष्क में स्थापित करना पड़ता है जब तक कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति उन्हें स्थायी न बना दे। इसके बाद वो अपने आप होने लगती हैं। व्यक्तिगत सफलता की इस फिलॉसफी में आदत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आदतों से ही व्यक्ति के जीवन की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक स्थितियां तय होती हैं। हम जहां हैं और जो हैं, अपनी आदतों की वजह से हैं। अपनी आदतों को बदलकर और विकसित करके हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, या वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये पूरी फिलॉसफी अनिवार्य रूप से आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम की समझ और प्रयोग की तरफ ले जाती है। इस फिलॉसफी के 16 शुरुआती सिद्धांतों में से हर एक का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति की मदद करना है, ताकि वो मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए आदत के विशिष्ट रूप का विकास कर ले। इसे भी एक आदत बनाना चाहिए। मस्तिष्क की शक्ति हमेशा जिंदगी की नदी के इस या उस किनारे पर सक्रिय रहती है। इस फिलॉसफी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति विचार और कर्म की ऐसी आदतें विकसित करे जो उसके मस्तिष्क को नदी के सफलता वाले किनारे पर केंद्रित रखे। यही इस फिलॉसफी का एकमात्र उद्देश्य है। हर मनचाही चीज की तरह इस फिलॉसफी में निपुणता की भी कीमत चुकानी पड़ती है, और यह कीमत लाभ मिलने से पहले चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत है सतर्कता, संकल्प और लगन। इसकी कीमत है गरीबी, दुख और मोह भंग के विकल्प स्वीकार करने के बजाय जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा। हर व्यक्ति के पास जिंदगी के साथ संबंध बनाने के 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प यह है कि व्यक्ति घोड़ा बन जाए और जिंदगी को अपने ऊपर सवारी करने दे। दूसरा विकल्प यह है कि व्यक्ति सवार बन जाए
और जिंदगी को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करे। व्यक्ति घोड़ा बनेगा या सवार, यह विकल्प हर व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन यह बात तय है, अगर व्यक्ति जिंदगी का घुड़सवार बनने का विकल्प नहीं चुनता है तो निश्चित रूप से जिंदगी उसे घोड़ा बनने के लिए मजबूर कर देगी। जिंदगी या तो व्यक्ति पर सवारी करती है या फिर व्यक्ति को अपने पर सवारी करने देती है। ये चुपचाप खड़ी नहीं रहती है। अहम और आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का संबंध। इस फिलॉसफी का विद्यार्थी होने के नाते शायद आप यह जानना चाहेंगे कि व्यक्ति अपने विचार को साकार कैसे कर सकता है, और शायद आप यह भी जानना चाहेंगे कि दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। दुर्भाग्य से स्कूलों में इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी सी लिंक के अनुसार हमारे शिक्षा तंत्र ने सिर्फ मस्तिष्क के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। यह उस तरीके को नहीं समझा पाया है जिससे भावनात्मक आदतें और व्यक्तित्व की आदतें सीखी या सुधारी जाती हैं। उनकी बात में दम है। डॉक्टर लिंक के अनुसार हमारे शिक्षा तंत्र में यह कमी इसलिए है क्योंकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम को हाल ही में पहचाना गया है और अधिकांश शिक्षाविद तो आज भी इससे अनजान हैं। हर व्यक्ति जानता है कि चलने की शुरुआत करने के बाद हम जो भी करते हैं वो आदत का परिणाम है। चलना और बोलना आदतें हैं। हमारे खाने पीने का तरीका आदत है। हमारी सेक्स की गतिविधियां आदत का परिणाम है। दूसरों के साथ हमारे सकारात्मक या नकारात्मक संबंध आदतों के परिणाम है। हम सब ये जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि ये आदतें क्यों और कैसे डलती हैं। आदतें इंसान के अहम से अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। इसलिए अब हमें अहम का विश्लेषण करना होगा, जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि अहम ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आस्था और अन्य मानसिक अवस्थाएं कार्य करती हैं। इस फिलॉसफी में हर जगह निष्क्रिय आस्था और सक्रिय आस्था के बीच के अंतर पर बहुत जोर दिया गया है। अहम समस्त कार्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए हमें इसकी प्रकृति और संभावनाएं जान लेना चाहिए ताकि हम इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। हमें यह सीखना चाहिए कि अहम को सक्रिय कैसे किया जा सकता है और निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे नियंत्रित और निर्देशित कैसे किया जा सकता है। सबसे बढ़कर हमें इस लोकप्रिय भ्रांति को अपने मस्तिष्क से हटा देना चाहिए कि अहम सिर्फ घमंड है। अहम यानी ईगो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है मैं यानी आई। लेकिन अहम एक प्रेरक शक्ति भी है जिसे व्यवस्थित किया जा सकता है। अहम के माध्यम से कर्म करके और आस्था रखकर इच्छा को भौतिक रूप में बदला जा सकता है।